स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि 1789 में शुरू हुआ था। उस समय फ्रेंच के किंग फ्रांस के किंग लुई 16 हुआ करते थे, जिन्होंने पूरे फ्रेंच को 3 स्टेट्स में डिवाइड करके रखा था। एक था कलर्जी, जिसको फर्स्ट ई स्टेट कहते हैं, एक था नोबिलिटी और एक था दोस्तों थर्ड स्टेट, जिसके अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर ईटीसी आते थे। साथ में पीजेंट्स एंड आर्टिसंस भी आते थे और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स आते थे। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है दोस्तों कि लुई 16, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि लुई 16 जब फ्रांस का किंग था, तो उस समय उसके रिजिम में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जो कि पीजेंट्स, लेबरर्स ने किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उस समय जो है फ्रांस में टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उस समय इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हाई थी। उन समय इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसके कारण क्या हुआ था, लोग जो हैं वहाँ के स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, उनको काफ़ी ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा था और लोग जो हैं वहाँ पे एक ब्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करते थे, यानी कि वहाँ की बेसिक नीड्स जो थी काफ़ी गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एक ऐसा टाइम आया लोगों ने प्रोटेस्ट को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले गए और लुई 16 ने ऑर्डर दे दिया था कि जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी जा करके होमिसाइड यानी कि किल किया जाए उन्हें। ठीक है, जिसके कारण भीड़ में आक्रोश आया और उन्होंने लुई 16 के कई फोर्ट्स पे अटैक किया, जिसमें कि एक फोर्ट था वर्सैलिस। आप लोगों ने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक फोर्ट था जिसमें कि और फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम क्या आता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन का ये आउटकम आता है कि लोग जो हैं एक मोनार्की को यानी कि लुई 16 की हत्या कर देते हैं, यानी कि उसको किल कर देते हैं और डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है उस टाइम कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी, यानी कि जो मोनार्की थी, जो हमारा मोनार्की था, जो हमारा सारा डिसीजन किंग लिया करता था, अब डिसीजन जो होंगे वहाँ के पीपल्स लेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये एक बहुत बड़ा ही आउटकम आया कि जो मोनार्की थी उससे डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ के लोगों में चली गई, जो कि वहाँ के सारे डिसीजन लिया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन और इसी से हमारा अब ये जानेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यूरोप में नेशनलिज्म का कारण बनता है। दोस्तों चैप्टर शुरू होती है यहाँ से कि ये जो एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशंस। ठीक है, इसको जो है फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे जो है इस पेंटिंग का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशंस और इसको जो है एक फ्रेंच पेंटर जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने बनाया था 1848 में। नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, एमसीक्यू में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ्रेडरिक सोरियो ने इसे बनाया था। इस पेंटिंग में दिखाया जाता है कि एक काफ़ी लोग जो कि ऑल क्लास के हैं, जिसमें कि बूढ़े, बच्चे, औरतें सब हैं, जो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, एक फ्लैग लिए हुए एक लॉन्ग ट्रेन के जैसा मर्ज कर रहे हैं एक स्टैचू के पास से, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में है टॉर्च, एक हाथ में है चार्टर। इस टॉर्च को उन्होंने कहा टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। इस टॉर्च को उन्होंने क्या कहा दिया? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ठीक है, और
इसके एक दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ मैन, सॉरी दोस्तों, चार्टर ऑफ मैन। याद रखना इसमें एक टर्म यूज हुआ है मैन। और दोस्तों यहाँ पे लोग जो हैं एक मर्ज कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से, जिसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट और एक हाथ में है चार्टर ऑफ मैन, जिससे और नीचे में वहाँ पे ग्राउंड पे मोनार्की के रिमेन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए एक राजा का मुकुट पड़ा हुआ है, यहाँ एक क्राउन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें पड़ी हैं। ये जो है मोनार्की के रिमेन्स है, मोनार्की के रिमेन्स है, ठीक है। और लोग जो हैं एक अपने यूनिक आइडेंटिटी यानी कि एक फ्लैग के द्वारा जाने जा रहे हैं, ना कि किसी किंग के द्वारा। और लोग जो हैं यानी कि सॉरी जो गॉड्स जो हैं उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। उन्हें ब्लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जाना कि ये जो पेंटिंग थी ये सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई थी 1848 में। इसका पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of 4 prints visualizing his dream of made of a democratic and social republics। यानी कि अब जो है डिसीजन मेकिंग या फिर जो डिसीजन मेकिंग पावर या फिर किसी भी रूल बनाने का पावर जो है वो मोनार्क के पास नहीं होकर के डेमोक्रेसी यानी कि पीपल्स के पास होगा, ठीक है। जैसे कि उसने अपने फर्स्ट प्रिंट यानी कि ये जो प्रिंट है जिसका नाम है पैक्ट बिटवीन नेशन, उसमें दिखाया है कि पीपल्स ऑफ ऑल एजेस सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज टू अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। एज यू रिकॉल French Revolution profound liberty as female figure. Here you can recognize torch of enlightenment she wears in one hand and charter of the man। यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखना, इसके एक हाथ में राइट्स में, एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, दूसरे हाथ में एक हाथ में उसका टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, तो दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ मैन है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ राइट्स ऑफ मैन की बातें की गई है, ना कि वुमेन की। क्यों? इसलिए क्योंकि वुमेन की बातें, क्योंकि उस टाइम में वुमेन की स्थिति काफी ज्यादा वहाँ पे खराब थी, इसलिए उस समय सिर्फ राइट्स ऑफ मैन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या कहता, ऑन द अर्थ द फोरग्राउंड इमेज सेटर्ड रिमेन्स द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है हमारे, यानी कि जो मोनार्की था उसके रिमेन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये था सोरियो का यूटोपियन विजन। दोस्तों यूटोपियन विजन होता ये है कि जो एक इमेजिनरी हो, यानी कि एक इमेजिनेशन का एक ऐसा ऐसा टाइम जो कि एक इमेजिनेशन में चल रहा हो। यानी कि अगर दोस्तों मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ जो कि इमेजिनेशन में चल रही हो उसे हम लोग कहते हैं यूटोपियन विजन। एक ऐसा इमेजिनेशन, एक ऐसा वर्ल्ड की कल्पना करना जिसमें सभी लोग एक साथ हों, सभी लोग का एक कॉमन लैंग्वेज हो, उसे हम लोग कहते हैं यूटोपियन विजन, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद उसी उसी पेंटिंग में कई बार दिखाया गया है कि जर्मनी जो है सबसे आगे है गोल्ड फ्लैग लिए हुए, जबकि उस टाइम जर्मन पीपल्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय जर्मनी को आज़ादी ही नहीं मिली थी। फिर भी 1848 में सोरियो ने एक ऐसा परिकल्पना कर दिया था जो कि उसका यूटोपियन विजन था कि पीपल ऑफ जर्मनी, नॉट ओनली जर्मनी, ऑल ऑफ द वर्ल्ड की जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। उसके बाद जो है जर्मन पीपल्स के बाद फॉलो किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के किंगडम के, उसके बाद लोम्बार्डी के, पोलैंड के, इंग्लैंड के, सभी लोग जो है यूरोप के एक एक के पीछे एक चलते आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूरा यूरोप में नेशनलिज्म आएगा। दोस्तों नेशनलिज्म आखिर होता क्या है? नेशनलिज्म सबसे पहले, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री या फिर किसी भी नेशन के प्रति आपकी इच्छा रखना। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, एक किंग था, वो वो जो है पूरे कंट्री को
रूल करता था, जिससे कि नेशन की स्पिरिट जाग नहीं पाती थी। लोगों को लगता था ये कि ये पूरा कंट्री तो किंग का है, उनका नहीं। लेकिन नेशनलिज्म से होता है ये दोस्तों कि पूरे लोग जो हैं एक साथ मिलजुल के कोई भी डिसीजन लेते हैं, जो कि पूरे नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों एक आगे चल के एक आइडिया आता है इसी से, नेशन स्टेट का। तो ये नेशन स्टेट का आइडिया अर्नेस्ट रेनन ने दिया था कि व्हाट इज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट ये होता है कि जिसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो। A nation is the culmination of a long past endeavor, sacrifice and devotion, heroic past, great glory and social capital upon the base of national idea। जिसमें कि एक होना चाहिए कॉमन ग्लोरी होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं रहा हो आपका, और हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट, कॉमन इच्छा होनी चाहिए आपको। टू परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, हमेशा एक साथ काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और आगे भी करते रहने की ऐसी इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सा इसमें नेशन स्टेट का डेफिनेशन देते हैं कि उसमें आपको जो है अपना एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज अगर डिफरेंट होगी तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि नेशनलिज्म की स्पिरिट ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगी। तो इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, एक कंट्री का एक फ्लैग होना चाहिए। जैसे अपने देश भारत का प्यारा सा फ्लैग है ना, ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा, उसी तरीके से एक कंट्री की अपनी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक फ्लैग होनी चाहिए, वहाँ पे लोगों के द्वारा उनका रूलर चुना जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक स्टेट ऐसा हो या फिर एक टाउन ऐसा हो, जैसे कि उसको हम लोग ये कह सकते हैं वो उस कंट्री उस टाउन की कैपिटल हो, जहाँ पे सभी लोग को अगर कुछ भी काम पड़े तो वहाँ पे जाके अप्रोच कर सके। ठीक है। तो और एक कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए उस कंट्री की, इसे हम लोग कहते हैं कॉमन, सॉरी दोस्तों, नेशन स्टेट। ठीक है। A people, a nation is there for large scale solidarity, its existing daily plebiscite। प्लेबिस्किट का मतलब होता है दोस्तों चुनाव करना। ठीक है। A nation has never any interest in examining or holding on the country against its will। नेशन स्टेट जो है दोस्तों कभी भी दूसरे कंट्री का एग्रेस करने का यानी कि एनेक्स करने की कोशिश नहीं करता है, मतलब कब्जा करने की कोशिश नहीं करता, अगर जब तक दूसरे कंट्री की इच्छा ना हो। ठीक है। तो ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट रहता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि कैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, फर्स्ट आइडिया एक्सप्रेशन हम लोग ये जाने कि नेशनलिज्म का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आता है, जो कि 1789 में था। कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 1789 के एब्सोल्यूट मोनार्क थे लुई 16, जो जिसके कारण पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। वहाँ की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो थी पहले पीपल्स के हाथ में, अब चली जाती है, सॉरी, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी मोनार्की के हाथ में यानी कि किंग के हाथ में, वो चली जाती है पीपल्स के हाथ में। ठीक है। देखिए है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी, याद रखना, फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ट्रांसफर किया था सोवर्जिनिटी का मोनार्की से फ्रेंच रेवोल्यूशन की, यानी कि जो सोवर्जिनिटी का मतलब होता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग पावर, किसके हाथ में आपके अब डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगे। जो पहले डिसीजन मेकिंग पावर्स मोनार्क के हाथ में हुआ करता था, वो फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में चला गया है। ठीक है। उस देखिए, और ये जो है उसके बाद फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पीपल फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर प्रैक्टिसेस कुड क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी इन द फ्रेंच पीपल्स। देखिए, फ्रेंच जो था, पूरा फ्रांस जो था अलग अलग प्रांतों में टूटा हुआ था, तो उन्हें एक करना था। तो उनको करने के लिए ये लोग कई सारे मेजर्स यानी कि हथकंडे अपनाते हैं। एक हथकंडा उन्होंने अपनाया कि पूरा कंट्री को ला पैट्रिए यानी कि द फादरलैंड और एंड ले सिटियोन द सिटीजन्स के नाम से कहने लगे। मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम भारत माता की संतानें हैं, तो उन्होंने बोला कि उनका फ्रांस जो है पूरा पिता है और वो जो उस कंट्री के निवासी हैं और वो उनके बेटे हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी बनते चली गई पूरे लोगों में कि वो जो पूरा फ्रांस है वो उनका पिता है, उसे ही फ्रेंच में ला पैत्रिये कहते हैं। इसका मतलब होता है द फादरलैंड, कि जो पूरा फ्रांस है उनका फादरलैंड है, उनके उनके पिता की भूमि, और वो वहाँ के सिटीजन से ले सिटियोन, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पूरे फ्रांस में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गई, एक नेशनलिज्म का नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद क्या होता है कि एक न्यू फ्रेंच फ्लैग को जो है, जो कि ट्राई कलर का था, जैसे हमारा ट्राई कलर का फ्लैग है ना, वहाँ का भी फ्लैग जो है ट्राई कलर का है, उसको अडॉप्ट कर दिया गया। और जो है उसको अडॉप्ट करते साथ ही जो मोनार्की का फ्लैग था उसको हम लोग ने रिप्लेस कर दिया। जो वहाँ का जो स्टेट जनरल था उसको इलेक्टेड किया गया द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। जो पहले वहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि 3 स्टेट्स हुआ करते थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड ई स्टेट्स, ठीक है। तो वहाँ पे एक ई स्टेट जनरल हुआ करता था जो कि वहाँ के डिसीजंस बनाता था और जो कि जाकर के किंग को दिया करता था। तो वो ये स्टेट जनरल को इलेक्टेड किया गया बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के द्वारा और उनका रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। उसके बाद न्यू हिम्स वर कंपोज, बहुत सारे वहाँ पे हिम्स बनाए गए हैं, ओथ्स यानी कि सब अपने आप में प्रतिज्ञा लिए, और जो शहीद थे उनको इज्जत से शहीदी दी गई। उसके बाद ये सारा काम हुआ एक नेशन के नाम पे, यानी कि एक किसी किंग के नाम पे नहीं, एक नेशन जिसका नाम था फ्रांस, उसके नाम पे ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी। और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया गया और जो कि सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लाया कि सारे सिटीजन्स को एक जैसा ट्रीट किया जाए, ना कोई उसमें अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई अपर क्लास, ना कोई लोअर क्लास हो, सारे सिटीजन्स के लिए एक जैसा लॉ लाया गया। और ये जो कि काफ़ी बड़ा चेंजेस था फ्रेंच के रेवोल्यूशन के बाद, जो कि उसके सिर्फ टेरिटरी में था, जो कि उसके सिटीजन्स के लिए था। और भी बहुत सारे थे जैसे कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज वर अबॉलिश्ड, यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट मेजर्स वाज अडॉप्टेड। और भी बहुत सारे ड्यूटीज जो टैक्स देना पड़ते थे, कि अगर कोई भी एक व्यापारी दूसरे फ्रांस में ही अगर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहा है, जैसे कि देखिए क्या होता था कि मान लीजिए फ्रांस है, यहाँ पे ए प्रांत है और यहाँ पे बी है, ठीक है। और ए को अगर बी के तरफ जाना है तो इसे कुछ ना कुछ ड्यूटी पे करनी, यानी कि कुछ टैक्स पे करना पड़ता था। इसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ की एक लैंग्वेज कुछ थी और यहाँ की एक लैंग्वेज कुछ थी, मान लीजिए यहाँ की एक्स लैंग्वेज थी, यहाँ की वाई लैंग्वेज थी। इन दोनों को हटा करके एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया जिसका नाम रखा गया फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कुछ वेट मेजरिंग स्किल्स दूसरे टाइप की हुआ करती थी, और यहाँ पे वेट मेजरिंग के लिए कुछ दूसरा चीज़ का यूज़ किया जाता था। इन सबको हटा करके उन्होंने एक कॉमन वेट मेजरमेंट का वेट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज़ किया, ठीक है। देखिए है ना, रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि लैंग्वेज वर discouraged and French was spoken and written in Paris became the common language of nation। जो फ्रेंच था जो कि पेरिस में बोला और लिखा जाता था उसको उन्होंने कॉमन लैंग्वेज बना लिया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके और आगे के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।